हेलो गाइस, वेलकम टू विद ऑनलाइन स्टडी। मैं हूं युवराज मलिक एंड आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी नई वीडियो जिसका टॉपिक रहेगा पर्यावरण अध्ययन, और जो कि एग्जाम सुपर टेट से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिलेबस और सिलेबस के सभी कंटेंट, और पहला कंटेंट मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं ये वीडियो। और इससे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप पर मिल जाएगी। अगर आप अब तक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में ज्वाइन नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका जो लिंक है टेलीग्राम का, उससे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो, और बने रहें वीडियो के अंत तक ताकि आपको पता लगे कि इसकी जो पीडीएफ है उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, और साथ ही साथ जो एक होमवर्क क्वेश्चन होगा जो आपको बताना होगा वो आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईवीएस के सिलेबस के साथ। ठीक है, ईवीएस का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हम जिस चीज़ की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सुपर टेट की, उसमें जो ईवीएस का जो क्वेश्चंस है वो 3 या 4 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, कितने मार्क्स के आते हैं? 3 या 4, मैक्सिमम 3 मार्क्स के ही आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 मार्क्स में क्या क्या आया है और क्या क्या आ सकता है अकॉर्डिंग टू सुपर टेट सिलेबस। सबसे पहले एक दिवस जरूर आता है। ये दिवस दो जगह यूज हो सकता है, करंट में भी और एनवायरनमेंट में भी। लेकिन जो एनवायरनमेंट के दिवस हैं वो सिर्फ पर्यावरण से संबंधित दिवस ही एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट में आएंगे। नंबर दूसरा टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के अंदर ही 6 टॉपिक आते हैं। सबसे पहले पर्यावरण वेट अ मिनट पर्यावरण संरक्षण की कितने संगठन और समितियां हैं, इनकी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, पर्यावरण से रिलेटेड कितने आंदोलन, कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, और पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन कौन कौन से हुए हैं, और पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से पुरस्कार हैं और वो किसे किसे मिले हैं, और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनके बारे में कि वो कहाँ के हैं और वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया है, उनको कौन कौन से प्राइज मिले हैं, ये सभी। और इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है, मतलब जो थर्ड टॉपिक है, वो है वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये सभी हमें कवर करने हैं अपने ईवीएस के सिलेबस में, जिसमें लगभग 10 वीडियोस बनाई जाएंगी, और 10 वीडियो का पहला पार्ट ये है, और 10 के 10 वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट टाइम मैं आपको बोल रहा हूँ, टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, वहाँ क्लिक करो और ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरण संगठन एवं समितियां की। तो आज हम इस टॉपिक का गहन अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला पर्यावरण संरक्षण की जो सबसे पहला संगठन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट संगठन है, वो है प्राकृतिक संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संघ। मतलब कि पहला वो अंतर्राष्ट्रीय संघ बना था जिसने प्राकृतिक संरक्षण के उद्देश्य से कदम उठाए गए थे कि हमें प्राकृतिक को संरक्षण करना है। ठीक है, तो इसको हम IUCN भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो जो IUCN है, IUCN बनी थी 1948 में। कब बनी थी? IUCN बनी थी 1948 में, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि जो IUCN है वो 5 अक्टूबर को कहाँ पर? 1948 में स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय था, जहाँ इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो गवर्नमेंट को प्रकृति, नेचर की तरफ जागरूक करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो है विश्व वन्य जीव कोष। ठीक है, इसको हम बोलते हैं WWF। क्या बोलते हैं इसको? WWF, जिसका फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, और WWFN भी होता है, ये होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ठीक है, दो टाइप की इसकी फुल फॉर्म है, दोनों ही सेम है, WWF भी, और WWF के साथ लास्ट में N जुड़ जाता है, वो होता है फॉर नेचर।
इतना समझ आ गया। अब इसमें आगे चलते हैं इसकी डिटेल के साथ। और पहली बात तो जो WWF संगठन है ये IUCN के साथ ही काम करता है। ठीक है, IUCN क्या था? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के साथ ही WWF काम करता है, या इसी का ही वो पार्ट था। WWF का जो मुख्यालय है वो भी स्विट्जरलैंड में ही है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1962 को। 1962 में एक समझौता हुआ था। ठीक है, नहीं, 1972 में समझौता हुआ था, उसकी बात नेक्स्ट में करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं WWF की। अब WWF का जो 3 मेन क्वेश्चन है, स्थापना कब हुई थी, ये किसके साथ मिलकर संगठन चलाता है, WWF की फुल फॉर्म क्या है, और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, स्विट्जरलैंड, और इसका प्रतीक चिन्ह, मतलब जो वन्य जीव कोष का लोगो है, लोगो में जो उसका प्रतीक चिन्ह है वो क्या है। तो लोगो में जो इसका प्रतीक चिन्ह है वो है ज्वाइंट पांडा। ठीक है, ज्वाइंट पांडा वो प्रजाति है जो विलुप्त हो चुकी है, और विश्व वन्य जीव कोष में जो इनका प्रतीक चिन्ह है उसमें ज्वाइंट पांडा का प्रतीक है। ठीक है, तो WWF ये क्लियर हो जाती है। इतना ही हमें करना है, इससे ऊपर हमें इसकी जानकारी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। ये है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, इसे बोलते हैं UNEP। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1972 में हुई थी। ठीक है, और जिसके तहत एक समझौता किया गया था जिसे स्टॉकहोम समझौता कहा गया था। क्या क्या कहता है? स्टॉकहोम समझौता, क्योंकि ये स्टॉकहोम में हुआ था इसलिए इसका नाम रख दिया था स्टॉकहोम। और ये जो संस्था है UNEP, ये कीनिया में है, नैरोबी कीनिया में। कहाँ पर है ये? कीनिया में, मतलब इसका जो मुख्यालय है वो कीनिया में है, लेकिन इसकी शुरुआत शायद कनाडा में हुई थी। फिलहाल जो इसका मुख्यालय है वो कीनिया नैरोबी में है, और इसके तहत एक समझौता हुआ था जिसे स्टॉकहोम समझौता कहा गया था। ठीक है, और उसके बारे में हम चर्चा जब करेंगे जब हम सारे सम्मेलन और समझौते पढ़ेंगे, तब हम UNP का ये जो समझौता है 1972 का, ठीक है, 1972 का जो समझौता है स्टॉकहोम समझौता, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम सभी सम्मेलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है। UNP की फुल फॉर्म, ये हुआ था 1972 में, इसके तहत एक समझौता किया गया था जिसका नाम था स्टॉकहोम समझौता, और इसका जो मुख्यालय है वो है नैरोबी कीनिया में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नेक्स्ट नंबर 4 पर दक्षिण एशिया वन्य जीव परिवर्तन नेटवर्क, जिसकी फुल फॉर्म है SAWEN। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सवान इसको हम बोलते हैं, SAWEN, जिसकी फुल फॉर्म है दक्षिण एशिया वन्यजीव परिवर्तन नेटवर्क। ठीक है, जो सवान है ये 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें कुल मिलाकर 8 देश थे। ठीक है, वो 8 देश कौन कौन से उसके बारे में बात करते हैं, और साथ ही इसका मुख्यालय कहाँ है हमें इस बारे में बात करना है। तो इसका जो 8 एशिया के देश है, क्योंकि ये दक्षिण एशिया का ये जो नेटवर्क है वन्यजीव परिवर्तन, ये दक्षिण एशिया का है, और तो दक्षिण एशिया के 8 देश इसमें शामिल किए गए हैं। वो देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 8 जो देश हैं वो दक्षिण एशिया वन्यजीव परिवर्तन नेटवर्क के हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो इनमें से भूटान में है। कहाँ पर है? भूटान में। और ये जो नेटवर्क है इसकी स्थापना की गई थी 2011 में, जिसका मुख्यालय भूटान में है, और ये 8 देशों से मिलकर बना है, जो 8 देश मैंने आपको अभी बताए हैं। तो इतना हमें इसका याद रखना है। उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है SAWEN, जिसका पूरा नाम है दक्षिण एशिया वन्य जीव परिवर्तन नेटवर्क। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे
संगठन की जो कि हाल ही में बने हैं, मतलब जिन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, एंड और कुछ ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। लेकिन ये जो संगठन है वो छोटे संगठन है और किसी मुख्य चीज़ पर ही फोकस है। इसलिए जब भी एग्ज़ाम में आते हैं तो ये किस चीज़ पर फोकस है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, यह किस लिए बनाए गए हैं, ये ज़्यादा पूछा जाता है। और ये कम पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई और कहाँ हुई। इनका पूछने का मेन रीज़न होता है कि एक तो नोबेल प्राइज़ इन्हें मिले हुए हैं, साथ ही साथ इनका बनने का जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य कार्य इनका क्या है। तो इसी के साथ आगे चलते हैं और समझते हैं कि ये कौन कौन से संगठन हैं। तो सबसे पहला संगठन है फ्रेंड्स ऑफ अर्थ। ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ जिसकी शॉर्ट फॉर्म है FOEI। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है और इसका जो मुख्यालय है वो है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। ठीक है, और FOEI इसका जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। इसकी जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वो था ह्यूमन राइट। क्या था? ह्यूमन राइट। और पर्यावरण तो था ही, पर्यावरण के अलावा ह्यूमन राइट पर यह फोकस की जाती थी। तो अगर एक क्वेश्चन आपको आता है कि इनमें से कौन सी संस्था का जो मुख्य कार्य या उद्देश्य ह्यूमन राइट था, तो आपको लिखना है फ्रेंड्स ऑफ अर्थ, इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है और इससे रिलेटेड कई बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। कि सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं हम, ये 1971 में बनी है और इसका भी जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। और ये जिस बात पर फोकस करती है वो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम जलाए फोड़े थे जापान के ऊपर, उसके बाद नाभिकीय हथियारों की रोक के लिए ये ग्रीन पीस बनाई गई थी। और साथ ही साथ ये छोटी जो मछलियां होती हैं, सील की मछलियों को मारे जाने की खबर आई थी, मतलब मारा गया था बहुत सारी सील मछलियों को समुद्र की, तो उसके विरोध में भी ग्रीन पीस का संगठन बनाया गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में और यह इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण सुरक्षा और नाभिकीय हथियारों की रोक, और साथ में छोटी सील मछलियों की मारे जाने का भी विरोध इसने किया था, ग्रीन पीस ने। ठीक है, नेक्स्ट आती है रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस बहुत ही एक इम्पोर्टेंट संस्था है जिसका क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। और रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो जनेवा में है। इसकी स्थापना हुई थी 1869 में और इसको 3 बार नोबेल मिल चुका है। इस रेड क्रॉस संस्था को 3 बार नोबेल मिल चुका है। और इसके ऊपर एक दिवस भी है जिसको हम रेड क्रॉस दिवस कहते हैं, जो कि 8 मई को बनाया जाता है। 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है रेड क्रॉस डे, याद रखेंगे। और रेड क्रॉस जो संस्था है इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य कार्य है युद्ध या विपदा के समय जो लोग घायल हुए हैं, जिन लोगों पर मुसीबत आई है, उनको राहत देना, ये रेड क्रॉस का काम है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है IPCC, जिसके बारे में बहुत कम पता है, गूगल को भी बहुत कम पता है हमें, क्योंकि ये एक प्राइवेट संस्था है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल बोलते हैं इसको, और इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल और फॉर क्लाइमेट चेंज। तो इस चीज़ से याद होगा, जो यहाँ शॉर्ट फॉर्म जो CC की शॉर्ट फॉर्म बनाई है, इसका पूरा नाम है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मतलब मौसम परिवर्तन। तो ये जो IPCC है इसे भी एक बार नोबेल मिला हुआ है। ठीक है, इसे मिला था नोबेल 2007 में, इसको नोबेल मिला था। और ये जो CCS का मतलब क्लाइमेट चेंज, मतलब इसका पूर्णतः एक ही उद्देश्य, एक ही काम है कि ये क्लाइमेट चेंज पर, पूरे अर्थ के क्लाइमेट चेंज पर फोकस करती है कि कहाँ कहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और जितनी भी गैसें हैं, मतलब वो ग्लोबल वार्मिंग की जितनी भी गैसें हैं वो कहाँ पर ज़्यादा हो रही है, कहाँ पर कम हो रही हैं, कहाँ पर कार्बन ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है, ओजोन परत का, ये सब काम इसके हैं कि ओजोन परत का क्षरण कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पर कम हो रहा है। वैसे तो एक न्यूज़ जो है, बहुत बढ़िया न्यूज़ वो है कि ओजोन की लेयर इस टाइम पर सबसे ज़्यादा है पिछले 30 साल में। तो ओजोन पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट आया है। तो क्लाइमेट चेंज में ये तो एक जो अच्छी न्यूज़ है वो मिली है कि ओजोन का क्षरण अब बहुत कम हो गया है। ठीक है, ये भी रिपोर्ट FCCC की थी, IPCC की थी। और IPCC अपनी रिपोर्ट हर साल जमा करती है। ठीक है, हर साल अपनी एक रिपोर्ट बनाती है जो इसे
देनी होती है दूसरी संस्था को, जो इसके ऊपर की संस्था है। ठीक है, तो आईपीसीसी की फुल फॉर्म आपको पता लग गई होगी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये इसकी एग्जैक्ट फुल फॉर्म है। इसे 2007 में नोबेल मिला था। 8 मई को, नहीं नहीं सॉरी, वो तो रेड क्रॉस थी, रेड क्रॉस का होता है 8 मई को रेड क्रॉस डे बनाया जाता है। आईपीसीसी का यही है कि इसे एक नोबेल मिला था, तुम्हें याद रखना है, 2007 में। और इसका जो मुख्य काम है वो है क्लाइमेट चेंज की जानकारी देना, साथ में ग्लोबल वार्मिंग की जानकारी देना, और कौन सी गैसेस बढ़ रही हैं जो ग्लोबल वार्मिंग कर सकती हैं उसकी रिपोर्ट बनाना। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्या क्या सीखा है एक बार हम देख लेते हैं जरा। हमने पहले सिलेबस के बारे में चर्चा की, इसे आप नोट कर लेना। और साथ में हमने कुछ पर्यावरण संगठन जैसे IUCN, WWF, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम UNEP जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण एशिया वन्यजीव परिवर्तन नेटवर्क जिसे सेवान भी कहते हैं, जिसमें 8 देश हैं और इंडिया भी है इंक्लूडेड। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय भूटान में है। एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा है फ्रेंड्स ऑफ अर्थ, ग्रीन पीस, रेड क्रॉस और आईपीसीसी। इन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। इस सभी के जो नोट्स हैं वो आपको जल्दी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? विश्व में एकमात्र गैंडा पूर्णवास परियोजना है वो किस प्रदेश में है और किस नेशनल पार्क में उसे बनाया गया है? इस पूरे का आपको आंसर कमेंट में देना है विद इन 1 आवर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करेंगे आप इसका आंसर दोगे और साथ ही साथ पूरी वीडियोस को आप शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स तक। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।